रात में एक ठंडी हवा चल रही है। बारिश खिड़कियों से टकरा रही है। अंदर एक अकेला आदमी बुझती हुई आग के पास बैठा है। वह अपनी यादों और दुखों में खोया हुआ है। यह है एडगर एलन पो की दुनिया, जो डर और रहस्य के लेखक हैं। और यह है उनकी सबसे यादगार रचनाओं में से एक का मंच, द रेवन। एक कविता जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय से पाठकों को अपनी खूबसूरती और इंसानी मन की गहराइयों की खोज से मंत्रमुग्ध किया है। मेरे साथ आइए बेनेडिक्ट कम्बरबैच के साथ निराशा की गहराइयों और यादों की ताकत की इस यात्रा पर। एडगर एलन पो, यह नाम सुनते ही गॉथिक और मकाबरे का ख्याल आता है। उनकी जिंदगी बिल्कुल उनकी कहानियों की तरह डार्कनेस में डूबी हुई थी। द रेवन 1845 में पब्लिश हुआ पोए की प्रतिभा का एक शानदार उदाहरण है। एक भयानक कहानी जैसा पोएम जो प्यार, विनाश और पेन की गहराइयों को छूता है। चिदिया का निर्दयी शब्द नेवरमोर हमेशा के लिए निराशा का प्रहार करता है। रात बहुत ठंडी थी और अंधेरी भी। ये पहली लाइंस धीमे से बोली गई पोएम का मूड सेट करती है। ये आधी रात है, भूतों का समय, ऐसा समय जब परछाइयां लंबी हो जाती हैं और दुनिया के बीच का पर्दा पतला। ड्रीरी शब्द मतलब उदास, हवा में भारी रहता है। ये एक गहरे दुहक की बात करता है, एक उदासी जो नैरेटर के अंदर तक छा गई है। ये सिर्फ अंधेरा नहीं है, ये तो दिल का अंधेरा है, समझे। हम अपने नैरेटर को थका हुआ पाते हैं, पुराने किताबों में डूबा हुआ। वो ज्ञान में राहत ढूंढ रहा है, अपने दर्द से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। टिमटिमाती हुई मोमबत्ती की रोशनी दीवारों पर साया करती है, जिससे एक अजीब सा माहौल बनता है। धीरे धीरे नींद में डूबता हुआ, थकावट कहानीकार पर भारी पड़ रही है। उसका मन दुख और थकावट से घिरा हुआ है। वो जागते रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने सामने लिखे शब्दों को एक डूबते हुए व्यक्ति की तरह पकड़े हुए। लेकिन होश में बने रहने की उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। पढ़ने का काम, जो कि कभी आराम और पलायन का जरिया हुआ करता था, अब एक कठिन काम बन गया है। शब्द धुंधले पड़ने लगते हैं, उनका अर्थ उसकी निराशा के आलोक में खो गया है। वो उदासी के समुद्र में दिशाहीन है। उसका मन धीरे धीरे लहरों के नीचे डूब रहा है। अचानक एक आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आती है। उसके कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक, धीमी लेकिन साफ। कहानीकार चौंक जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अप्रत्याशित आवाज सन्नाटे को तोड़ देती है, उसे उसकी उदासी से बाहर निकालती है। हे, तो कोई आया होगा, मैंने मन ही मन कहा, जो मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा रहा है, और कुछ नहीं। कहानी सुनाने वाला इन आवाजों को समझने की कोशिश कर रहा है। वो कोई वजह ढूंढ रहा है, सामान्य बातों पर टिका रहना चाहता है। वो और कुछ नहीं बार बार दोहराता है, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहता हो। लेकिन उसका बार बार कहना बढ़ती बेचैनी को जाहिर करता है। उसके अपने ही लिए ये शब्द खोखले लगते हैं। पहला पद दबाव के साथ खत्म होता है। कहानी सुनाने वाला दरवाजे की आवाज को सिर्फ एक मेहमान बताकर टालना चाहता है, लेकिन ये बात झांचती नहीं। हमारे मन में एक सवाल गूंजता रहता है, इस कमरे के दरवाजे के पीछे क्या है? मुझे साफ याद है, यह दिसंबर का महीना था, बहुत ही उदास। दूसरा स्टैंजा हमें नैरेटर की निराशा में और भी डुबो देता है। दिसंबर का जिक्र, एक ऐसा महीना जो अक्सर मौत और सुस्ती से जुड़ा होता है, कविता के उदास माहौल को और भी गहरा कर देता है। उदास शब्द मौसम की भयावहता की एक विशद तस्वीर पेश करता है। यह एक ऐसी ठंड की बात करता है जो भौतिक दुनिया से कहीं ज्यादा गहरी है और नैरेटर की आत्मा को छू जाती है। प्रकृति उनकी अंदरूनी अशांति को दर्शाती है। नैरेटर की यादें सर्दी की ठंड से जुड़ी हुई हैं। वह दुहक के चक्र में फंस गया है, अपने गम की बर्फीली पकड़ से बचने में असमर्थ। दिसंबर उनकी भावनात्मक स्थिति का प्रतीक बन जाता है। ये जो अंगारे हैं ना, बिल्कुल नैरेटर की होप की तरह धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इनकी जो लाइट है, उससे दीवारों पे ऐसे शेप्स बन रहे हैं जैसे कोई भूत हो। अब समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या इमेजिनेशन है। पास्ट हमेशा प्रेजेंट के साथ रहता है। ये घोस्टली फिगर्स नैरेटर को याद दिलाते रहते हैं कि उन्होंने क्या खोया है। ये उनके दुहक का रूप हैं जो उन्हें हर समय घेरे रहते हैं। मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था, अपने बुक्स में ढूंढ रहा था कोई सुकून, लेनोर को खोने का दर्द। नरेटर बस थोड़ी शांति चाहता है, थोड़ा सा पीस इस दर्द से।
वो अपने बुक्स में ढूंढ रहा है आराम, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। उस रेयर और ब्यूटीफुल लेनोर के लिए, जिसे एंजल्स लेनोर बुलाते हैं, यहां हमेशा के लिए नाम खो गया। लेनोर का नाम 2 बार एक साथ बोला गया, हवा में गूंजता रहता है। यह एक ऐसा नाम है जो प्यार और एक ऐसे नुकसान की याद दिलाता है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, एक ऐसी कमी जिसे चाहत भी पूरा नहीं कर सकती। लेनोर, जिसे रेयर और ब्यूटीफुल बताया गया है, वो नैरेटर के लिए सिर्फ एक याद से बढ़कर है। वो एक परफेक्ट इंसान थी, एक एंजल जिसने अपनी मौजूदगी से उनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाया था। उसके जाने ने उन्हें बहुत ज्यादा दुख में डुबो दिया है, एक ऐसा गम जिसका कोई हल नहीं है। यहां हमेशा के लिए नाम खो गया। ये वाक्य मौत को कभी न बदलने वाली सच्चाई दिखाता है, जैसे हवा में धीरे से कहा गया एक कब्र पर लिखा वाक्य। लेनोर चली गई है, उसका नाम अब सिर्फ एक हवा है जो यादों से होकर गुजरती है। वो अब सिर्फ नैरेटर की यादों में जिंदा है, उनके बीते हुए कल के टुकड़े जिन्हें मौत ने समय में जमा दिया है। अब रेवन के आने का समय हो गया है, और इसके साथ ही धीरे धीरे और पेन्नाक तरीके से पागलपन में जाने का भी। और वो सिल्की, सैड और अनसर्टन फुसफुसाहट हर पर्पल कर्टन के साथ। ये तीसरा स्टैंजा एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करता है पोएम के माहौल में। एक फील हो रहा है अनईजीनेस का। कर्टन्स का हिलना पहली बार में जो अनइम्पॉर्टेंट लगता है, वो एक स्केरी फील देता है। अनसर्टन वर्ड का यूज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि कंट्रोल नहीं है, एक फीलिंग की कुछ ठीक नहीं है, जैसे एक बैड ओमेन। नरेटर जो ऑलरेडी वरीड है, इजीली डिस्टर्ब हो जाता है इस सब्टल डिस्टर्बेंस से। उसका सेफ प्लेस, उसका सैंक्चुरी अननोन से अटैक हो रहा है। कर्टन्स, जिन्हें सिल्की और पर्पल बताया गया है, वो एक फीलिंग देते हैं लग्जरी और डिके का, जैसे एक पुराना मैंशन, एक तरह का डच कंट्री हाउस। लेकिन ये रिच सराउंडिंग भी, ये वॉल्स जो हिस्ट्री से भरे हैं, नरेटर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते उस ग्रोविंग डार्कनेस से जो उसे घेर रही है। उसकी दुनिया क्लोज हो रही है, जैसे एक पुराने कैनाल हाउस की वॉल्स जो उसे ट्रैप कर रही है। फुसफुसाहट को खुद एक ऑलमोस्ट रियल फील दिया गया है, जैसे एक हवा जो स्किन पर क्रॉल कर रही है, ओनोमेटोपोइया के यूज से। In Golf van opwinding overspoelde me, en meteen daarna, in Stroom van fantastische verschrikkingen, zoals ik nog nooit had meegemaakt. देखो कैसे डर के कारण उसके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। वो हिलते हुए पर्दे को देख रहा है। वो बहुत ज्यादा डर गया है। उसे ऐसे डर लग रहे हैं जो कि वास्तविक नहीं है, और उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। उपवेंडिंग शब्द एक ऐसे एहसास को दर्शाता है जो अच्छा भी है और डरावना भी, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना। वो डरा हुआ है, पर साथ ही उसे इस अनोखे एहसास में मजा भी आ रहा है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है, उसकी धड़कन तेज होती जा रही है। उसके शरीर में हो रहे ये बदलाव दिखाते हैं कि वो कितना ज्यादा डरा हुआ है, जैसे उसके सीने पर कोई बोझ रखा हुआ हो। वह अपना यूं खोता जा रहा है, जैसे कोई उसे अपनी मुट्ठी में कसता जा रहा हो। ये डरावने एहसास सिर्फ उसके दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा ही गहरा और खतरनाक है। तो अपने दिल की धड़कन को शांत करने के लिए मैं दोहराने लगा, कोई मेहमान है जो मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। देर रात कोई मेहमान मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बस यही है और कुछ नहीं। नियंत्रण पाने की कोशिश में कथावाचक बार बार बात दोहराता है। वह रोजमर्रा की व्याख्या पर टिका रहता है और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि दस्तक सिर्फ एक रात के मेहमान की है, लेकिन बार बार कहने से उसके शांत रहने का ढोंग उजागर हो जाता है। बस यही है और कुछ नहीं। ये वाक्य एक मंत्र बन जाता है, आने वाले अंधेरे को दूर करने का एक हताश प्रयास। लेकिन ये शब्द खोखले लगते हैं, यहां तक कि उसे खुद को भी वह सच्चाई से बच नहीं सकता। तीसरा अनुच्छेद झूठी शांति के साथ समाप्त होता है। स्थिति को तार्किक बनाने का कथावाचक का प्रयास बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। आईएसएस वैक्टी मेरी हिम्मत वापस आई बिना किसी देरी के। यह फोर्थ स्टांजा पोएम के डायनामिक्स में एक शिफ्ट दिखाता है। नरेटर एक सडन हिम्मत के साथ डिसाइड करता है कि वो एसएस मिस्टीरियस नॉकिंग का फेस करेगा, लेकिन यह न्यू हिम्मत फियर के साथ मिक्स्ड है। यह लाइन ऑफ दिट मोमेंट वर्जामेल द मिजनजिल्जिच एक टेम्पररी हिम्मत दिखाती है, एक स्मॉल सी फाइट दैट फियर के खिलाफ जो यूस इनसाइड से खाए जा रहा है। नरेटर स्टिल भी वेरी डर रहा है,
लेकिन वो अब डार्कनेस में साइलेंट कर नहीं रह सकता। वो डार्कनेस का फेस करेगा, इवन वो यूज एंड क्यों न कर दे। उसकी क्यूरियोसिटी और उसकी डिजायर की यूज ये अनसर्टेनिटी डोर करना ही है, उसे फॉरवर्ड मूव भी फोर्स्ड करती है। ये वर्ड्स विदाउट हेजिटेशन एक अर्जेंसी का फीलिंग दिखाते हैं। नरेटर अपने माइंड के इस पेन से टायर्ड कर डिसाइड करता है कि वो समथिंग करेगा। श्रीमान, मैंने कहा, या श्रीमती, मैं क्षमा चाहता हूं। बताने वाले के शब्द अदृश्य मेहमान को संबोधित विनम्र और हताश दोनों हैं। वह समझाने की कोशिश कर रहा है, दरवाजे के दूसरी तरफ जो भी दुबका हुआ है उससे तर्क करने की। अंधेरे से बात करते हुए उसके औपचारिक व्यवहार में कुछ अजीब है। यह उसके डर की असंगति पर जोर देता है, जिस तरह से उसका दिमाग पागलपन के कगार पर है। लेकिन सच तो यह है कि मैं झपकी ले रहा था और आपने बहुत धीरे से दस्तक दी, और आपने बहुत धीरे से दस्तक दी, मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। बताने वाला अपनी देर से प्रतिक्रिया के लिए एक कमजोर बहाना पेश करता है। वह स्थिति को कम करके आंकने की कोशिश करता है, सामान्य स्थिति का दिखावा करता है। दस्तक की पुनरावृत्ति ध्वनि की नरम दृढ़ता पर जोर देती है, एक ऐसी ध्वनि जो पहले से ही कथाकार के मानस में बस गई है। डैट इक हैड जेकर हैड गेहूड। यहां मैंने दरवाजा पूरा खोला। ड्विस्टर्निस दार एन नीड्स मीर। वो दरवाजा पूरी ताकत से खोलता है, इंतजार कर रहा है। किसका? किसी के न होने का डर किसी डरावने के होने से ज्यादा भयानक होता है। मंच तैयार है उस कौवे के लिए जो निराशा का प्रतीक है। अंधेरे में देख रहा था मैं, बहुत देर तक सोचता रहा, डरता रहा, शक करता रहा। ऐसे सपने देख रहा था जो किसी ने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। 5वां स्टैंजा हमें नैरेटर के मन की गहराई में ले जाता है। वो अनजान की खाई में देखता है। उसका मन अलग अलग भावनाओं से भरा हुआ है। अंधेरे में देख रहा था, ये लाइन नैरेटर के जवाब ढूंढने के जुनून को दिखाता है। वो उस बेचैनी के कारण को समझना चाहता है जो उसके आसपास है, चाहे उसे डर ही क्यों ना लगे। अंधेरा अब बस दरवाजे के पीछे नहीं है, बल्कि हर जगह फैल गया है। ये नरेटर के मन में समा रहा है, उसकी परेशानी बढ़ा रहा है और डर को और गहरा कर रहा है। शक करता रहा, ऐसे सपने देख रहा था जो किसी ने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। ये लाइन दिखाती है कि नरेटर तर्क से परे एक अलग ही दुनिया में चला गया है। लेकिन खामोशी छाई रही, बहुत गहरी, और शांति बिल्कुल ही अलग। और सिर्फ एक ही शब्द बोला गया, वो भी फुसफुसाते हुए, लियोनोर। ये सन्नाटा किसी भी आवाज से ज्यादा भारी कमरे में छा जाता है। ये नरेटर पर हावी हो जाता है, उसे अपनी खालीपन में जकड़ लेता है। इस सन्नाटे को औनगिनाक बार बताया गया है, जो किसी भी तरह के इशारे या संकेत की पूरी तरह से अनुपस्थिति को दर्शाता है। नरेटर पूरी तरह से अपनी निराशा में अकेला है, फिजिकल और स्पिरिचुअल दुनिया दोनों से कटा हुआ। लियोनोर शब्द फुसफुसाते हुए इस सन्नाटे को चीरता है, एक कनेक्शन, एक दिलासे और एक साइन के लिए, एक बेबस पुकार कि वो अपने दर्द में अकेला नहीं है। ये नाम डिजायर और एंग्जाइटी के मिश्रण के साथ बोला गया, हवा में गूंजता है। मैंने ये धीरे से कहा और एक आवाज ने भी ये दोहराया, लेनोर। बस यही और कुछ नहीं। ये आवाज जैसे खुद की आवाज का भूत कोई सुकून नहीं देती, बस उनके दर्द का मजाक उड़ाती है। लेनोर का नाम फिर से आना किसी अनजान ताकत से एक डरावना एहसास देता है, जैसे कोई कहानी ब्राजीलियाई लोक कथाओं से। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा खुद कहानीकार के साथ खेल रहा है, उनके प्यार के चले जाने के दर्द को बढ़ा रहा है, उन्हें इयारा की कहानियों की याद दिला रहा है, जो अपनी आवाज से लोगों को मौत के पास बुलाती है। बस यही और कुछ नहीं। ये शब्द जो कहानीकार के पहले की बातों को याद दिलाते हैं, अब बहुत ही ठंडे लगते हैं, जैसे बोईटाता का ठंडा हाथ। उनके दर्द से कोई बच नहीं सकता, शांत जगह में कोई सुकून नहीं, बस उनके प्यार के जाने का गम, जैसे उइरापुरु का उदास गीत रात में। 5वां भाग पूरी तरह से निराशा के साथ खत्म होता है। एक ऐसा एहसास जो टॉम जोबिम के गाने जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं। लेनोर की आवाज हवा में गूंजती रहती है, उनके प्यार के जाने की याद दिलाती है और उनके आने वाले पागलपन का इशारा करती है, बिल्कुल सेसी पेरेरे की कहानियों की तरह। ओ रेवन, शेप्सल ऑफ डार्कनेस एंड मिस्ट्री, यू पो के काम को रिप्रेजेंट करते हो। आपकी प्रेजेंस नरेटर के मैडनेस में जाने और उसके अनअवॉइडेबल पेन को दर्शाती है। पंछी का उच्चारण नेवरमोर नरेटर के लॉस और डिस्पेयर को रिफ्लेक्ट करता है। हर बार जब वो बोलता है
तो उसका डिस्पेयर और बीआरएच जाता है और वो और भी गहरे डार्कनेस में डूब जाता है। रेवन की छाया उसके जीवन में हर जगह फैले डार्कनेस को रिप्रेजेंट करती है। द रेवन यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है एक आदमी और एक चिड़िया की। यह तो एक वेरी गहरे दुख, हंसी और एक इंसान के दिलो दिमाग की कमजोरी को दिखाता है। पोए का शब्दों का जादू, उनकी शायरी और उनके प्रतीक, यह सब द रेवन को एक अलग ही मुकाम पे ले जाते हैं। जैसे वो आदमी पागल होता जाता है वो देखने में वेरी ही दुखी और कठिन है। वो एक ऐसा आदमी है जिसको उसका अपना दुख खाए जा रहा है। वो उन यादों से भाग ही नहीं सकता। उसका पेन आप महसूस कर सकते हैं। उसकी निराशा आज भी हमारे साथ है। द रेवन में जो बातें हैं, जैसे कि अकेलापन, निराशा और जिंदगी का मतलब ढूंढना, ये आज भी लोगों को छू जाती है। द रेवन एक अनोखी रचना है जो इंसान के दिल के सबसे डार्कनेस कोने में झांकती है। एडगर एलन पो का लिटरेचर और पॉपुलर कल्चर पे इम्पैक्ट आज भी सबको दिखता है। उनके पावरफुल वर्ड्स और स्कैरी स्टोरीज आज भी इतने साल बाद भी लोगों को वेरी पसंद है। द रेवन पोए का सबसे फेमस और याद रखने वाला काम है। उनका इम्पैक्ट लिटरेचर, फिल्म्स, म्यूजिक और आर्ट हर जगह है। पोए सिर्फ बुक्स तक ही नहीं रहे, उनके आइडियाज और स्टाइल अलग अलग तरीके से आज भी जिंदा है। वो स्कैरी स्टोरीज के मास्टर हैं जो आने वाली जनरेशन्स को अपनी डार्क क्रिएटिविटी से इंस्पायर करते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सबके साथ शेयर करो।